नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12th में हिंदी साहित्य में 7वां जो लेसन है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त सबसे पहले हम साहित्य परिचय देते हैं। राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि है, यानी सबसे फेमस होने वाले प्रतिनिधि कवि है। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे। जो इनके पिता थे वो क्या थे? कविता लिखने के अत्यधिक प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपकारक में छपी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। जो उनकी सरस्वती पत्रिका थी ना, उसमें लिखना इन्होंने प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली की कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना में इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसमें मिली? भारत भारती नामक रचना में। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती कविताओं में इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्य सभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। जो समाज के अंदर व्याप्त समस्याएं हैं उनका क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है और तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों के तीव्र गूंज उनके काव्यों में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दास्ता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी है। यानी जो राजनीति के प्रति छोटी सोच रखते हैं उसका क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण का कवि कहा जाता है। तो इस पर अंडरलाइन करो, जो मैथिली शरण गुप्त है भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण के कवि कहलाते हैं। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि की विधाओं में लिखा है। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयदत्तवध, पंचवटी, गुरुकुल झंकार, सांकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। सांकेत महाकाव्य में गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया। तो इस पर अंडरलाइन करो, कौन सा महाकाव्य था जिनको गुप्त जी को कीर्ति के स्तंभ पर पहुंचा दिया? सांकेत महाकाव्य, जिनमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। कि उर्मिला जिनको लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे वो उसके त्याग के बारे में देखिए। उसमें उन्होंने सांकेत में बताया है। तो आगे देखते हैं हम पाठ परिचय। जो यशोधरा पाठ पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। किससे संकलित किया गया है? यशोधरा से। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राज्य ग्रह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कि जिस प्रकार की जो गौतम बुद्ध थे
वह अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं, तो किस प्रकार उनके मन में मार्मिक और मनोवैज्ञानिक भाव उत्पन्न होते हैं, उनका इसमें चित्रण किया गया है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती हैं। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए हैं। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षेत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम क्षेत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं। कहाँ भेज देती हैं? युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। फिर ये तो जगत कल्याण हेतु ये कहाँ गए हैं? संसार के कल्याण के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा को सहज नारीगत वेदना, शोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन हुआ है।